नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज एपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो न्यू सिलेबस है दोस्तों, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है दोस्तों। तो फार्माकोलॉजी में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन आने की संभावना है या फिर जो क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछा जाता है, बस उन्हीं क्वेश्चन को मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा फार्माकोलॉजी में। ठीक, तो फार्माकोलॉजी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कमेंट आ रहा था, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में दोस्तों क्या क्या इसके नोट्स हो सकते हैं। NSAID जिसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बोलते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटो नर्वस सिस्टम का दोस्तों लास्ट टॉपिक है। इसमें और टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं बताऊंगा। तो पहले चलते हैं, इसे देख लेते हैं ये क्या होता है। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी में, बस उन्हीं का नोट्स ही दोस्तों मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। पहले इसमें देखते हैं, दो तीन हेडिंग आता है, जैसे एनाल्जेसिक हो गया दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, ये नेट्स में आते हैं। फिर इसके नेट्स की प्रॉपर्टी जानेंगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन जानेंगे, फिर जानेंगे इसमें एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक, थोड़ा सा लंबा चैप्टर होने वाला है दोस्तों, ये चैप्टर लंबा है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर में फंसता है ये क्वेश्चन। ठीक, 12 नहीं तो 8 में आपको जरूर ही फंसेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें हेडिंग देते, पहला हेडिंग आप डालेंगे दोस्तों एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, तो एनाल्जेसिक के बारे में हम देखेंगे। दोज ड्रग विच रिड्यूस आर अथवा रिलीफ द पेन आर नोन एज एनाल्जेसिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं पेन को या फिर रिलीव करते हैं, उसे हम एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं। ठीक, जिसको पेन किलर भी बोलते हैं दोस्तों। एनाल्जेसिक इंक्रीजेज द थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड रिलीफ ऑफ द पेन्स। ये एनाल्जेसिक अगर आप बार बार ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो उसमें जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है और आपका पेन जो है कम हो जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन नार्कोटिक्स, नॉन ओपोइडल एंड एस्पिरिन लाइक दीज ड्रग डू नॉट प्रोड्यूस एडिक्शंस। इसका ये मतलब है दोस्तों, ये इसको नॉन नार्कोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये नार्कोटिक्स नहीं होती, इनकी कोई भी हैबिट दोस्तों नहीं होती है। जैसे कि कोई ड्रग आप बार बार ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो हैबिट में बन जाता है कि ये दवा मुझे लेना ही लेना है। लेकिन ये ऐसे नॉन स्टेरॉयडल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। तो इसको आप कितनी भी बार ले, लेकिन आपकी हैबिट दोस्तों नहीं बनेगी, आप इस पर एडिक्ट नहीं होंगे। वही चीज़ यहाँ दिया गया है। इट इज आल्सो नोन एज नॉन नार्कोटिक्स, नॉन ओपोइडल्स। ठीक, नॉन ओपोइड एंड एस्पिरिन लाइक, एस्पिरिन की जैसा ही होता है। लाइक दीज ड्रग डू नॉट प्रोड्यूस एडिक्शन, और एडिक्शन को प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब आप इसके एडिक्ट नहीं होते हैं। ठीक, एनाल्जेसिक के बारे में बात हो गया दोस्तों। अब चलते हैं आगे, एंटीपायरेटिक की बात करेंगे। एंटीपायरेटिक क्या होता है। एंटीपायरेटिक में दोस्तों, दीज द ड्रग टू कंट्रोल द रेज बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल टेम्परेचर आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स। दोस्तों ऐसे ड्रग्स जो होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को दोस्तों क्या करते हैं, अगर 101 102 आपका बॉडी टेम्परेचर है, उसको क्या करते हैं खाने के बाद डिक्रीज कर देते हैं, उसे एंटीपायरेटिक बोलते हैं। जिससे बुखार उखार में दोस्तों पैरासीटामॉल होता है, आगे हम पढ़ेंगे पैरासीटामॉल के बारे में। तो जो पैरासीटामॉल होता है दोस्तों, वो क्या करता है, एंटीपायरेटिक ड्रग है। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों है, दर्द बुखार को दोस्तों कम कर देता है। ठीक, एंटीपायरेटिक दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा हो आप लोगों को। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, समझ में आपको जरूर आएगा, और शेयर जरूर से करिएगा। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होते हैं दोस्तों, जो इन्फ्लामेशन को कम कर दें। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम कर दें। दोज ड्रग टू रिड्यूस द ईचिंग, रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन आर कॉल्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कभी कभी दोस्तों आप लोगों ने देखा, कहीं चींटी वगैरह काट लेते तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, खुजली होने लगती है, उसी को ही इन्फ्लामेशन बोलते हैं। रेडनेस टाइप का हो जाता है दोस्तों। ठीक, उसी को ही इन्फ्लामेशन बोलते हैं। उससे जो ठीक कर दे उसको क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दोस्तों बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आपको आ रहा होगा, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। नेट्स के एन सेट के प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों। दो प्रॉपर्टी मैंने लिया है। दोज ड्रग डू नॉट डिप्रेस द सीएनएस। ऐसे ड्रग जो सीएनएस को डिप्रेस दोस्तों नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, NaSID। एक प्रॉपर्टी है,
ये जो इस कैटेगरी में जो भी जितनी भी ड्रग आती हैं वो CNS पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगी, ठीक है। और फिर बात करेंगे, दीज ड्रग डू नॉट प्रोड्यूस एडिक्शन एंड फिजिकल डिपेंडेंस, मतलब ये इसके आप एडिक्ट नहीं होंगे, कोई भी एडिक्शन कॉजेज नहीं करेंगे और इस पर आप फिजिकल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे कि बहुत सी दवाइयाँ नारकोटिक्स होती हैं, उस पर हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो, ये दवा मुझे लेना ही लेना है, अगर आप उसको नहीं लेते हैं वो एक नशा के तौर पे दोस्तों बन जाता है। लेकिन इसमें एनसाइड में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसीलिए इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोला गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सीधा क्लासिफिकेशन पे आएंगे दोस्तों। अगर वीडियो साफ नहीं तो उसको आप हाई क्वालिटी पे कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फार्माकोलॉजी में, मैं बहुत ही पहले से बता रहा हूँ, बहुत ही पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब वीडियो बनाया था दोस्तों उसमें बता रहा था क्लासिफिकेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैटेगरी हो, चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे कोलॉजी में हो दोस्तों, आपको क्लासिफिकेशन लिखना ही लिखना है, ठीक। क्लासिफिकेशन पहला दोस्तों आता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर सीधा आप लिखेंगे हेडिंग, उसमें ए डालेंगे दोस्तों सैलिसिलेट, सैलिसाइलेट में दोस्तों लिखेंगे एस्पिरिन आता है, ठीक। फिर बी डालेंगे दोस्तों, ये नॉन सेलेक्टिव में चल रहा है तो ए बी करके चलेगा, ABCD। तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव दोस्तों आइबुप्रोफेन आप लोगों ने देखा होगा, कीटोप्रोफेन और नेप्रोक्सेंस, ये सब दवाइयाँ दोस्तों मार्केट में मिलती हैं, अगर आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा, ठीक। फिर बात करते हैं फेनामेट सी डालेंगे हेडिंग दोस्तों। फेनामेट में मेफनामिक एसिड होता है दोस्तों, ये भी बुखार के लिए यूज होता है, जो कि प्लेन में आता है, इसमें पैरासीटामोल नहीं रहता, ठीक। चलते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं एनोलिक एंड डेरिवेटिव। एनोलिक एसिड, ये एसिड है दोस्तों, एनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पायरोक्सिकेम आता है और टेनोक्सिकेम आता है। ये दोस्तों अपने नोट्स में आप लिख लेंगे, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में दोस्तों कीटोनोलाइक आता है, इंडोमेथासिन आता है, इंडोमेथासिन दोस्तों टैबलेट आता है, ये दर्द में दोस्तों यूज होता है, ठीक। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पैराजोलोन डेरिवेटिव। पैराजोलोन में दोस्तों फिनाइल ब्यूटाजोन आता है और दो दोस्तों बहुत ही लंबा क्लासिफिकेशन, इसीलिए दो ड्रग के लिए इतना है, अगर आप लिखिए आपको 100% नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर पेरीफेरल कॉक्स 2 इनहिबिटर हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 1 चल रहा था, 1 में ABCDEF तक चला था दोस्तों, अब यहाँ 2 आ गया है, 2 पेरीफेरल कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स 2 इनहिबिटर। इसमें कॉक्स 2 इनहिबिटर डाइक्लोफिनेक आप लोग सब जानते हो, एसिक्लोफिनेक जानते हो, और इटोडोलैक आता है दोस्तों, उस ये 3 टैबलेट का आता है, एसिक्लोफिनेक डाइक्लोफिनेक ये सब कॉक्स 2 इनहिबिटर में आते हैं। हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, हेडिंग नंबर 1 ऊपर था, उसमें AF तक हेडिंग था, ठीक। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं आगे, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस। तीसरा इसमें आता है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव। पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव में पैरासीटामॉल दोस्तों आता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में PCM बोलते हैं, ठीक। ये हेडिंग डालेंगे पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव। पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव में क्या आता है, PCM आपका पैरासीटामॉल आ जाता है। ये था दोस्तों क्लासिफिकेशंस, ठीक। क्लासिफिकेशन था ये आप लोग लिख लेंगे। वीडियो एक बार समझ में नहीं आएगा दोस्तों दोबारा देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे सबका हेल्प हो सके। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सैलिसिलेट को दोस्तों एस्पिरिन बोलते हैं, वहाँ ऊपर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, सैलिसिलेट कैटेगरी में जो दोस्तों एस्पिरिन आता है। अगर एस्पिरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पूछे एस्पिरिन का तो आपको यही लिखना है, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड का पूछे, सैलिसिलेट का पूछे तो आपको यही फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं हेडिंग नंबर 1 के बारे में। दोस्तों कभी कभी डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं पूछ लेता, क्लासिफिकेशन नहीं पूछता, कभी कभी क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस नहीं पूछ, इसीलिए सभी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला दोस्तों हेडिंग आता है जो एनाल्जेसिक इफेक्ट। जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है क्या करता है, एस्पिरिन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ पेन।
इंटेंसिटी जो पेन का होता है दोस्तों उसको एस्पिरिन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। एस्पिरिन यूज इन द हेडेक, मसल्स पेन्स एंड जॉइंट पेन्स। एस्पिरिन मसल्स पेन्स, जॉइंट्स पेन्स में दोस्तों यूज होते रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सीएनएस पे क्या इफेक्ट है। सीएनएस पे हम क्या इफेक्ट है एस्पिरिन का या फिर सैलिसिलिक एसिड का। दे आर रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रिड्यूस करता है। हाँ, ये सैलिसिलिक एसिड दोस्तों है। और जो नेट्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जैसे कि पीसीएम वगैरह हो गए, नेट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं। अगर नेट्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, नेट्स का पूछे, चाहे दोस्तों एस्पिरिन का पूछे, चाहे सैलिसिलिक एसिड का पूछे, आप जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन से लिखेंगे यही पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन उतार देंगे। ठीक है, उसको दोस्तों कोई गलत नहीं कर सकता। इफेक्ट सीएनएस पे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, दे आर रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर बाय द एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस थैलेमस होता है ब्रेन में दोस्तों, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द टेम्परेचर के लिए। उसको रिस्पॉन्स करके, उस पर एक्ट करके क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। ठीक, दे डायलेट द स्किन सरफेस ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स और डायलेट करता रहता है। ठीक, इफेक्ट ऑन रिस्पायरेशंस, रिस्पायरेशंस पे क्या इफेक्ट होता है, दे आर स्टिमुलेट द रिस्पायरेटरी सेंटर, ये रिस्पायरेटरी सेंटर को दोस्तों स्टिमुलेट करता है। रिस्पायरेटरी सेंटर पर दोस्तों राइटिंग थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं सीबीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। इफेक्ट ऑन सीबीएस, इफेक्ट्स ऑन सीबीएस पे दोस्तों क्या होता है, सैलिसिलेट डिक्रीजेज द डायलेटेड एग्रीगेशंस बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ TXA2, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन दोस्तों, थ्रोम्बोक्सिन एंड इंक्रीजेज द ब्लीडिंग टाइम। ये क्या करता है, एस्पिरिन जो होता है दोस्तों ब्लड को क्या करता है, पतला भी करता है। ठीक, ये ब्लड को पतला भी करता है, जिससे कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या होती है, इंक्रीज। अगर ब्लड पतला रहेगा तो ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा निकलेगा। ठीक, या फिर ब्लड पतला कब दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको कोई भी, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड जो एक डिजीज होता है दोस्तों, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है, जो लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है आपके जो हार्ट की जो आर्टरी होती है दोस्तों, उसमें जाके जमने लगती हैं। इसीलिए ये जो दिया जाता है कि ब्लड जो मोटा है उसको पतला आसानी से पतला हो जाए और आसानी से वो हार्ट से सर्कुलेट हो जाए। ठीक, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं दे आर नॉट यूज लैक ऑफ विटामिन के पेशेंट। विटामिन के की कमी अगर है किसी पेशेंट को तो वहाँ पे नेट्स या फिर एस्पिरिन कह सकते हैं दोस्तों, एस्पिरिन का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि खून को और ज़्यादा ही पतला कर देगा ये। ठीक, ड्यू टू एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, देखिए दोस्तों, ड्यू टू एंटीप्लेटलेट इफेक्ट दे आर यूज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल आर्टियल एंड थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, पतला करता है, जो कि थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो होता है, कोरोनरी डिजीज जो होता है, उसमें दोस्तों यूज होता है। ऊपर मैंने बताया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस दोस्तों होता है, जैसे कि जो बताया, जो आर्टरी होती है उसमें क्या करती है, जो लिपिड होता है या फिर फैट होता है वो जमने लगता है। ऐसे एंजाइना पेक्टोरिस में भी होता है, तो वहाँ पर जमने लगता है, तो वहाँ पे एज ए जो ब्लड्स होते हैं उसको पतला करने में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन जीआईटी पे दोस्तों क्या इसके इफेक्ट होते हैं, बात करते हैं। एस्पिरिन एट हायर डोजेज प्रोड्यूस द इरिटेशंस इन द स्टमक बाय विच अल्सर प्रोड्यूस। अगर एस्पिरिन का हाई डोज हो जाता है दोस्तों, ये क्या करता है, इरिटेट करेगा, जो स्टमक की वाल से दोस्तों उसको इरिटेट करेगा और अल्सर को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और वहाँ पर घाव उत्पन्न कर देगा। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, लीवर टॉक्सिसिटी, इरिटेशंस इन द स्टमक में दोस्तों ये सब होने लगेगा। ये था दोस्तों वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस ही लंबा है और टॉपिक भी लंबा है।
तो वीडियो पर आप अपने नोट्स में दोस्तों लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया है। दोस्तों वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते इसलिए मोटिवेशन नहीं मिलता, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। कमेंट करिएगा फार्माकोलॉजी का कौन सा टॉपिक चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, या फिर आप कमेंट नहीं करेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको ही कल प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।